हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस आज की क्लास को। चैप्टर चल रहा है क्लास 9 आप लोगों का, जीवन की मौलिक इकाई। ये जो चैप्टर है गाइस, अगर मैं इस चैप्टर की बात करती हूँ, देखो क्लास 9 का सबसे बेसिक, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9 का सबसे पहला बायोलॉजी का यही चैप्टर आता है और ये ऐसा चैप्टर है, ये समझ नहीं आया तो आगे के चैप्टर समझ नहीं आ सकते तुम्हें, है ना। तो चाहते हो ना कि सारे के सारे अगर तुम्हें चैप्टर समझ आए तो तुम्हें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो आज की क्लास में नए होंगे, तो मैं आपको यही बता देती हूँ सबसे पहली चीज कि अब से आपको ना होमवर्क मिलने वाला है, जिसका लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो होमवर्क को जरूर करें जाके। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इसमें मैंने आपको अभी तक आपको बहुत सारी चीजें लगभग बता दी हैं। जैसे नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है बेटा कोशिका क्या है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि आखिर कोशिका की खोज किसने करी। ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूं जो मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाता है, यहीं पर आपका कोशिका की खोज के बाद में कोशिका के प्रकार की, आखिर यानी कि भाई कितने प्रकार की है, तो कोशिका के प्रकार। नंबर 4 पर आपका आ जाता है बेटा यहां पर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाद में अब जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे केंद्रक को। और जितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बेटा लेक्चर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखा है क्या होती है कोशिका, कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लीज जाइए पहले उन लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ फिर आप अपने L4 पर आइएगा, क्योंकि अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो बेटा चीजें आपको क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो हर लेक्चर को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आगे की अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पर, तो ये सारी की सारी जितनी भी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली आपकी चैप्टर के लिए तो है, बट क्लासेस के लिए 10th क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट काम आएंगे, 11th में बहुत ज्यादा आएंगे जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले केंद्रक को। भाई सबसे बाहर वाली अगर मैं बेटा संरचना की बात करती हूँ, वो क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या करती है, आवरण की तरह काम, कि भाई कोशिका के अंदर कोई चीज आ रही है या फिर कोशिका के अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, तो वो कैसे आ जा रही है बाहर अंदर, तो इस चीज को कौन देखता है, प्लाज्मा झिल्ली देखती है। अब यहीं पे हमने वो पढ़ लिया, यानी कि आपको पता है जीव द्रव्य के आपके 3 पार्ट थे, यानी कि जीव द्रव्य क्या था, प्लाज्मा झिल्ली, आपका केंद्रक, कोशिका द्रव्य, यही तीनों मिलके जीव द्रव्य को बना रहे थे। और जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार, कि भाई अगर ये जिस कोशिका में है वो जीवित है, नहीं है तो वो कोशिका मृत है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं इस कोशिका में, तो ये जो केंद्रक है इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। केंद्रक जिसको बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष, क्लियर है। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन हुआ, हमारा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, क्लियर। अब यहां पे एक पॉइंट ये है कि ये जो आपका यहां पे केंद्रक होता है ना, नियंत्रण कक्ष, यानी कि भाई इसको क्या बोला गया, कंट्रोल रूम। क्या कर रहा होगा, एक जो सेल है कहां पाया जाता है, कोशिका में पाया जा रहा है, ये ना हमने बोला क्या है, केंद्रक, और क्या है, नियंत्रण कक्ष। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा, ये जो नियंत्रण कक्ष, इसको बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि कोशिका में पाया जा रहा है, कोशिका में जितनी क्रियाएं हो रही है उन पर क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हुई। आगे की बात करती हूं अब इसकी संरचना की। तो भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि केंद्रक की जो खोज की थी बेटा, वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो मैं नहीं कहती बेटा क्लास बहुत लंबी होगी, मैं नहीं कहूंगी क्लास बहुत छोटी होगी, लेकिन हाँ जितने समय में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा क्लास उतने समय की होगी, चाहे क्लास लंबी हो छोटी हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। तो खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। एंड याद रखना किसमें की थी भाई, यहां पे अगर मैं बोलूं बेटा एक पादप होता है ऑर्किड, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्चिड कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ में उन्होंने क्या देखा था बेटा, यानी कि जो जड़ थी उसकी कोशिका में क्या देखा भाई, वहां पे उन्होंने केंद्रक को देखा। तो केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। एंड कहां पे,
ऑर्किड पादप की जड़ में की। ठीक, तो यहां पे जो हमारा जो क्या है बेटा, जो केंद्रक है, ये तो पता लग गया खोज किसने की, इसको किस नाम से जानते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिर ये जो हमारा केंद्रक होता है ये बना किससे मिलकर होता है ना, कौन सी संरचनाएं होती है जिनसे मिलकर ये बना होता है, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो मैंने बोला बेटा कोशिका होती है, ये कोशिका है, इस कोशिका में छोटा सा बिंदु जो है ये केंद्रक है, और अगर इस बिंदु को आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है, कैसे दिखाई दे रहा है भाई, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और यही क्या है, केंद्रक। अब यहाँ पे इंग्लिश में नेम लिखे हो, बच्चे सोचेंगे मैम ये क्या नेम है, तो डोंट वरी, इंग्लिश के नेम भी आपको याद रखने होंगे, लेकिन मैं हिंदी में बताती हूँ। चलो, तो याद रखना बेटा, केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 केंद्रक कला, या इसको हम केंद्रक झिल्ली भी कह देते हैं। सेकंड आ जाता है केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 पर आ जाता है आपका बेटा, अगर मैं बात करती हूं यहां पे क्रोमेटिन धागे। ठीक, एंड नंबर 4 पर आ जाता है आपका केंद्रिका। ये 4 वो संरचनाएं हैं जिनसे हमारा जो केंद्रक होता है गाइस, बेसिकली वो मिलकर बना होता है। ठीक है, तो केंद्रक इन 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, याद रखना। और केंद्रक पाया किसमें जाता है, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर है, तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। और याद रखना कि जो केंद्रक होता है मेरे बच्चे, वो यूकैरियोटिक में तो मिलता है, लेकिन हर यूकैरियोटिक सेल में, हर यूकैरियोटिक कोशिका में वो नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें पता है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बेटा बात करेंगे यहाँ पे किसकी, केंद्रक कला की। तो नंबर 1 हेडिंग आपकी डलेगी केंद्रक कला, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना गाइस यहाँ पे कि केंद्रक कला क्या है। याद है आपको, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका कला भी कह रहे थे। याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, कि भाई एक सेल होती है, उस सेल का सबसे बाहरी आवरण, यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या था, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, या इंग्लिश में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, या सेल मेम्ब्रेन। उसी के अंदर एक केंद्रक यहाँ पे मिल रहा है ना। इसने क्या काम किया था, एक झिल्ली का काम, यानी एक मेम्ब्रेन का काम किया, जो एक आवरण की तरह काम कर रहा था, एक तरीके से कोशिका की रक्षा कर रहा था, वो ढक रखा था उसने। अब सोचो ये केंद्रक है, अगर मैं इस केंद्रक को बड़ा करूं तो इस केंद्रक में भी इस तरीके से एक संरचना पाई जा रही है, जो कुछ ऐसे ही काम कर रहा है एक आवरण की तरह। तो याद रखिएगा यहां पर कि केंद्रक कला की अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो केंद्रक कला जैसे प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है, तो वैसे ही केंद्रक कला जो होता है ये भी किसकी तरह काम करता है, एक आवरण की तरह काम करता है। और किसकी रक्षा कर रहा है, ये रक्षा करता है बेटा किसकी, केंद्र की। सिंपल सी बात। अब सबसे बाहर वाली जो संरचना होती है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली जो आपके केंद्र की जो संरचना होती है वो क्या होती है ना, स्ट्रक्चर में मत जाना, सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूँ ये, तो वो हमारी है केंद्रक कला। अब यहां पे होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना पॉइंट को, कि कहीं कहीं पर बीच में ना इसमें क्या नहीं पाई जाती है, आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती, यानी कि बीच बीच में कुछ इस जगह से, कोई जैसे यहां से खाली है, यहां से खाली है, यहां से खाली है ना। ये जो बीच बीच में जो स्पेस खाली है, तो ये जो सबसे बाहरी आवरण है ये क्या है, मैंने बोला यही तो केंद्रक कला है। ठीक है, क्या है बेटा, यही तो केंद्रक कला है। एंड ये जो केंद्रक कला है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाली संरचना, और ये जो यहाँ पे है ये क्या है, ये छिद्र है।
तो इस केंद्रक कला में कहीं कहीं पर क्या मिल रहे हैं, छिद्र मिल रहे हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, आपका केंद्रक छिद्र, या इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियर पोर, ये जो आपको येलो वाली जो बाहर वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना बेटा ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, जिसको हम केंद्रक झिल्ली भी कह देते हैं। क्या कर रहा है, एक आवरण का काम, साथ ही साथ उसकी रक्षा करने का कार्य। आगे की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियर पोर हो जाते हैं, कि बीच बीच में ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली अगर मैं इनकी बात करती हूँ आप लोगों से, तो ये क्या करते हैं, अब देखो हुआ क्या होगा एक्चुअली, कि जैसे हमने बोला कि भाई ये हमारा केंद्रक है, ये हमने बना दी सेल। अब कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ पड़े होंगे, कुछ यहाँ पड़े होंगे इस केंद्रक के अंदर, तो यहां से कुछ अंदर जा रहा होगा केंद्रक में, केंद्रक से कुछ कोशिका में बाहर आ रहा होगा, और ये सबसे बाहर की तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बोला केंद्र को दिखाई दो, तो ये कुछ इस तरीके से ये छिद्र क्या काम कर रहे हैं कि भाई कोशिका के अंदर अगर कोई भी पदार्थ आसानी से आ सके और केंद्र के अंदर से बाहर जा सके, तो इस तरीके से ही क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर ये कुछ काम हो रहा है। क्लियर है, ओके है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, आगे आ जाओ भाई। इसका काम सिर्फ इतना होता है, ठीक है। सेकंड वाले का काम क्या है, ध्यान से देखना। सेकंड है आपका केंद्रक द्रव्य, ठीक। केंद्रक द्रव्य जो होता है, जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, वैसे केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य उसमें क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि वहां पे आपका राइबोसोम भी है, वहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सारे के सारे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे केंद्रक की, तो केंद्रक जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो केंद्रक के अंदर क्या, कोशिका द्रव्य। अब आप यहाँ चीज नोटिस करोगे, इसके अंदर भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का फैला हुआ है अंदर, यही क्या है, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं ये दोनों संरचना। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है भाई, वो पूरे के पूरे केंद्रक में फैला होता है, और केंद्रिका, ठीक है, तथा क्रोमेटिन धागे कहां पर होते हैं भाई, सारे के सारे ही उसी में होते हैं। ओके, कहां होते हैं भाई, तो यहां पर ये केंद्रिका एंड क्रोमेटिन धागे जितने भी होते हैं यहां पर, ये सारे के सारे कहां पर होते हैं भाई, आपके इस केंद्रक द्रव्य में पड़े होते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। अब बस इसका इतना काम होता है। अब आते हैं हमारे मेन दो पार्ट, जो कि है कौन से, तो सबसे पहले हम यहाँ केंद्रिका की बात कर लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड ये जो केंद्रिका है कि भाई, जैसे मैंने बोला कोशिका, कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है, क्या बोला, केंद्र, क्या, वैसे ही केंद्र के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ये है केंद्रक, ठीक है। अब इस केंद्रिका का काम क्या होता है, याद रखना बेटा, ये जो केंद्रिका होती है ये बनाती है RNA प्लस प्रोटीन। क्लियर है, किसको बनाती है, RNA प्लस प्रोटीन को बनाती है। एंड इन दोनों से मिलकर हमारा एक कोशिकांग होता है, जो मिलकर बना होता है। एंड वो कौन है, वो है हमारा राइबोसोम। याद है आपको, अभी राइबोसोम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोशिकांगों को पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या है भाई, ये एक ऐसा कोशिकांग है, याद रखना, राइबोसोम हमारा वो कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक में भी। यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों मिलते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वहां पे सिर्फ 70S पाए जाते हैं। क्लियर,
अब यहां पर राइबोसोम पाए गए। मैंने बोला बेटा ये कब बनेगा, जब इन दोनों से मिलकर, और इन दोनों को किसने बनाया, इसने। तो याद रखना कि केंद्रिका जो होती है ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन को बनाती है, और इन दोनों से मिलकर बना होता है राइबोसोम, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को। ठीक है, अब सोचो अगर ये प्रोटीन को बनाता है, सोचो कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे केक बनता है, मैं क्या बोलूंगी, भाई केक बनाने की फैक्ट्री। वैसे ही राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं, तो क्या मैं राइबोसोम को ये कह सकती हूं कि भाई ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। कह सकती हूं भाई। और साथ ही साथ क्या मैं ये भी कह सकती हूं कि भाई जिस तरीके से हमने राइबोसोम को बोला है क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा है इसीलिए हमने उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा है, तो क्या मैं यहां पर केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कह सकती हूं, क्योंकि ये किसको बना रही है, राइबोसोम को। और राइबोसोम बने ही किससे, आरआरएनए प्रोटीन, और इन दोनों से मिलकर ही राइबोसोम बना है। तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन हुआ, हमारा केंद्रिका। सिंपल सी बात यार, क्लियर है। फटाफट से तेजी के साथ इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हुआ, वापस समझो, मैंने बोला बेटा केंद्रिका क्या है, आपका केंद्र के अंदर, इस डायग्राम में देख रहे हो ये काला काला पत्थर सा दिख रहा है, यही केंद्रिका है। तो केंद्रक के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं हमारा क्या, केंद्रिका। केंद्रिका जो है ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन को बनाती है, और इनसे राइबोसोम मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम को बना रही है इसीलिए हमने इसको बोला राइबोसोम की फैक्ट्री। खत्म कहानी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट आ जाता है क्रोमेटिन धागे। ठीक है, बेसिकली क्रोमेटिन धागे हैं क्या, धागों के समान संरचना, शायद इसलिए धागे बोला है। क्लियर, क्या है, धागों के समान संरचना। आगे की बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, देखो यहां पे डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो, आपको पूरे में एक धागे से संरचना दिख रही होगी, दिख रही है एक संरचना। तो यहां पर ये जो हमारा केंद्रक होता है, इधर बनाते हैं, ये केंद्रक है, इसके अंदर ये धागों जैसी रचनाएं पड़ी हुई हैं कुछ इस तरीके से। हमें क्या लग रहा है कि भाई धागे से पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में यही धागे क्या हैं, डीएनए। और डीएनए क्या है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ। तो यही जो धागे जैसी रचना है यही क्या है, डीएनए है। ठीक है, एंड ये डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जो जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं आनुवांशिक, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, गुणसूत्र, जीन और डीएनए। मैंने बोला बेटा ये धागे समान संरचना ही तो आपके क्या है, डीएनए है। लेकिन जब ये धागे के समान संरचना होता है तो हम इसको क्रोमेटिन धागे कह देते हैं। अब ध्यान सुनना, मैंने बोला ये क्या है भाई, ये है हमारे क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्या है बेटा, ये है हमारे क्रोमेटिन धागे। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करती हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो याद रखना जब यहां पर हो जाता है इनमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जब इन क्रोमेटिन धागों में कोशिका विभाजन हो जाता है और कोशिका विभाजन के बाद अब ये कुछ इस टाइप से संरचना बन जाती है, ऐसे। ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है।
ठीक है। तो जब ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो क्या मैं इसको ये फॉर्म बना सकती हूं, क्या मैं इसको ये स्ट्रक्चर दे सकती हूं? तो याद रखना कि केंद्रक में जो डीएनए होता है वो कोशिका विभाजन से पहले इन क्रोमेटिन धागों के रूप में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन हो जाता है यही क्रोमेटिन धागे इस एक्स लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस संरचना को हम बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब ये क्या है? गुणसूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात आई जीन क्या होता है। तो बेटा देखो, ये था हमारा, हमने बोला ये हमारा डीएनए, ठीक, और इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हमारा होता है जीन। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा भाग। क्लियर है? चलिए, तो भाई यहां पर अगर ये डीएनए है और डीएनए में इस छोटे से भाग को हमने क्या बोला? जीन। और जीन क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण। ठीक है, तो जो काला रंग, गोरा, ये जो लक्षण होते हैं बेसिकली करते क्या है? जीन इन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। क्लियर? और इतने सिंपल तरीके से तुमने पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस पढ़ लिया। तो बेटा केंद्रक क्या है? भाई कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की कहां पे? ऑर्किड पादप की जड़ में की। और हमारा जो केंद्रक होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में जैसे आरबीसी, कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये नहीं पाया जाएगा। केंद्रक कला को देखा, जो कि सबसे बाहरी आवरण है एंड क्या कर रहा है? एक तरीके से केंद्र की रक्षा। केंद्रक द्रव्य क्या होता है कि भाई वहां पे केंद्रिका तथा क्रोमेटिन धागे दोनों ही पड़े होते हैं। एंड केंद्रिका क्या है कि भाई वो राइबोसोम की फैक्टर है, क्योंकि वो आरआरएनए को बना रही है और प्रोटीन को बना रही है। और इन दोनों से ही मिलकर कौन बना होता है भाई? हमारा, इन दोनों से ही मिलकर हमारे राइबोसोम बने। फिर आया हमारा क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे जो हैं बेसिकली वो धागों के समान संरचना है। ठीक है, और ये धागों के समान जो संरचना होती है, यहां पर एक्चुअल में क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो ये जो आपके क्रोमेटिन धागे होते हैं, तो कोशिका में जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर जब तक उन, यानी कि देखो डीएनए जो मिलेगा वो क्रोमेटिन धागों के रूप में मिलेगा, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन हो जाता है वो एक गुणसूत्र के फॉर्म में आ जाता है। और अब हम इस संरचना को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कह देते हैं। क्लियर है? और गुणसूत्र यानी कि भाई डीएनए का एक छोटा सा भाग और हमारा जीन। तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गए हैं कि डीएनए क्या है, आपको ये क्लियर हो गया है कि गुणसूत्र क्या है और जीन क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। हमने जान लिया कोशिका क्या है, कोशिका की आखिर खोज किसने की, एंड साथ ही साथ ये तक जान लिया कि केंद्रक क्या है हमारा और आपका कोशिका झिल्ली क्या है। तो जब हमने बात करी थी गाइस किसकी? जीव द्रव्य की, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की। क्या होता है ये कि भाई जिस सेल में होता है, जिस कोशिका में होता है वो जीवित कोशिका होती है, जहां नहीं होता है वो मृत कोशिका होती है। तो हमने बनाई भाई सेल, ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने बना दिया भाई न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं कि ये क्या है और ये क्या है ना? अपने आप में पूरी बहुत बड़ी संरचना है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब बेटा जो कोशिका द्रव्य है। ठीक है, क्योंकि यही तीनों जहां पर है वही तो जीव द्रव्य कहलाता है, और जिस कोशिका में है वो जीवित है। तो 2 तो पढ़ लिया, अभी एक रह गया है। और ये कोशिका द्रव्य है क्या बेटा? बेसिकली तो देखो कोशिका द्रव्य होता क्या है? कोशिका द्रव्य होता है बेटा आपका जेली के जैसा पदार्थ। जैसे कई कटोरी होती है ना, कटोरी में पानी भर दो सारे में फैला होता है, वैसे ही बेटा ये पूरी कोशिका के अंदर जेली के समान फैला होता है। और इसके अंदर होते क्या है बेटा? इसके अंदर होते हैं आपके कोशिकांग। क्लियर? कोशिकांग बेसिकली है क्या? देखो कोशिकांग होते हैं बेसिकली आपके कोशिका के अंग। ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली आपके कोशिका के अंग हो जाते हैं। तो कोशिकांग कोशिका के अंग, और ये किस में होते हैं? कोशिका
द्रव्य में होते हैं। क्लियर? तो कोशिका द्रव्य तो हमें पता है कि भाई जेली जैसा पदार्थ है जिसके अंदर सारे के सारे जो ये कोशिकांग है पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना कि इन्हीं कोशिकांगों की वजह से एक कोशिका जीवित रहती है। देखो, अगर एक इंसान का शरीर है ना, उसका हाथ या पैर कट जाता है, भगवान ना करे किसी का हो, तो आपने देखा होगा कि क्या वो जैसे पहले काम कर पाता था वैसे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उससे दिक्कतें आएंगी, है ना। तो वैसे ही एक जो कोशिका होती है, उसके कोशिकांग जो होते हैं, उस कोशिका में अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे हाथ का काम है क्या? लिखना, खाना खाना और भी कार्य करने। पैरों का काम है क्या? चलना, है ना। वैसे ही ये जो कोशिका के जो अंग है, इनका भी अपना अपना काम है। कोई प्रोटीन को बना रहा है तो कोई लिपिड को बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? आपका राइबोसोम, ये सब क्या है? कोशिकांग है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला था आपसे कि ये सारे के सारे मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्लस आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसी के साथ गोल्जी काय, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं, इसी को हम गोल्जी काय भी कह देते हैं। लाइसोसोम, ठीक है, प्लस आपका यहां पर आ जाता है राजधानी, लवक, जिसको हम प्लास्टिड कह देते हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई? कोशिकांग है। फटाफट से नोट डाउन करो। हो गया? चलो, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? कोशिकांग हैं, जिनको आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं वहां क्या लिखोगे? जो लास्ट लेक्चर जितने बच्चों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर देखोगे, उन पॉइंट्स को लिखोगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद हेडिंग डालोगे कोशिका द्रव्य, फिर लिखोगे जेली के समान पदार्थ होता है जो पूरी कोशिका में फैला होता है, इसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग होते हैं। फिर आप कुछ कोशिकांग के नाम लिखोगे जैसे उदाहरण करके। अब हम पढ़ेंगे, आज हम दो को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एंड दो कौन से हैं आपके यहाँ पे? नंबर 1 हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम इंग्लिश में बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अक्सर ना इसका नाम बहुत बड़ा है लिखने में, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ER, और हर जगह आपको ये ER के नाम से देखने को मिलेगा। तो कहीं ER लिखा हो, समझ जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो वापस एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये हमारी सेल है। ठीक है, कोशिका है। क्या ये कोशिका में? केंद्रक है। अब मैंने बोला केंद्रक के पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पाई जा रही है। मैंने एक संरचना बना दी, इस तरफ भी बना दी, मैंने इस तरफ भी बना दी। क्लियर है? अभी तक दोनों सेम आपको दिख रही होंगी, है ना। कुछ यहाँ पे चेंज आपको नहीं दिख रहा। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैंने ये केंद्रक के पास बेटा बनाई है तो पहला पॉइंट क्या बन जाता है कि ये कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के पास। सिंपल सी बात, बहुत इजी तरीके से बता दिया। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, कहीं कहीं पर आपको बुक्स में अंतःद्रव्य जालिका लिखा मिला होता है, तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही वर्ड ठीक है। क्लियर है? तो केंद्र के पास ये आपकी पाई जा रही है। सेकेंड चीज, अब अभी तक दोनों सेम थी, अब बताना जरा मुझे, जल्दी से बताओ, अब क्या यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है दोनों में? हाँ जी, दोनों में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब बोलेंगे यस मैम। क्या नजर आ रहे हैं कि भाई वहां पे तो रेड कलर की डॉट है लेकिन इसमें नहीं है। यानी कि बेटा होता क्या है कि जो हमारे आपके, अगर मैं बात करूं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, ये दो प्रकार से होती है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो तरीके से। एक होती है, हंसना नहीं है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है SER। दोनों के दोनों नेम आप लोग लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। एंड दूसरी जो होती है वो होती है खुरदरी यानी कि रफ। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
क्लियर। और इसको हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हमने इसको लिखा RER। फटाफट से दोनों पॉइंट लिखो जल्दी से। हो गया, चलो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, केंद्र के पास, दूसरा दो प्रकार की, उनके नाम लिख दिए और बता रही हूँ उनके शॉर्ट फॉर्म आपको बेटा पता होने चाहिए, क्योंकि अगर शायद आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होंगी ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो डायग्राम मैं बना रही हूँ एज इट इज अपनी कॉपी बनाने, क्योंकि बुक में जो डायग्राम है आप कहीं ना कहीं बनाते हुए कंफ्यूज हो जाओगे। अब दो तरीके से, अब बात है कि इनमें कौन सी खुरदरी है कौन सी चिकनी है, तो याद रखना ये है आपकी RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये है आपकी बेटा SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है क्या कि यहां पे जो रेड कलर की डॉट है ये होते हैं बेटा राइबोसोम, ठीक है, क्लियर। तो आपकी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस पे क्या होते हैं, उस पे आपके राइबोसोम स्थित होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर है। चलो अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर इनके काम क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज RER की अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों इनको बोला हमने खुरदरी, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम मिल रहे थे। एंड अगर मैं आपसे राइबोसोम की बात करती हूँ बेटा, राइबोसोम की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये किसको बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो सोचो कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, उन्होंने किसको बनाया, प्रोटीन को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा, क्योंकि राइबोसोम है, तो ये किसको बनाएगी, याद रखना कि ये बनाती है प्रोटीन को, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे तो राइबोसोम नहीं है, यानी कि ये प्रोटीन को तो नहीं बना रही होगी, फिर ये किसको बना रही है, तो याद रखना बेटा ये बनाती है लिपिड को, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचो, ये क्या है हमारा व्हाइट कलर का जो बेटा हमने बनाया है, कोशिका झिल्ली, या जिसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई, जिसको हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी तक यहाँ पे वापस क्यों बताना पड़ा, क्योंकि हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे अभी एक पॉइंट बोला कि बेटा जो RER है वो किसको बना रही है, प्रोटीन को, SCR है वो किसको बना रही है, जल्दी से भाई लिपिड को बना रही है। अब यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली याद करो किसकी बनी हुई थी, लिपिड प्लस प्रोटीन, इनकी ही बनी हुई थी ना। अब सोचो कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी है लिपिड और प्रोटीन की। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि उसको लिपिड और प्रोटीन दिया किसने, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका ने। तो इसने क्या किया बेटा, प्लाज्मा झिल्ली को क्या दिया, लिपिड और प्रोटीन दिया, जिसकी वजह से वो बन रही थी, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे हमारे ये पॉइंट सारे के सारे हो गए क्लियर। फटाफट से पॉइंट्स को लिखो। चलिए हो गया, ये भी नोट करो। चलिए तो यहां पे आगे देखा कितने आसान तरीके से मैं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आई बेटा यहां पे किसकी, राइबोसोम की। ठीक है बेटा, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं भाई, ये बनाता है प्रोटीन को, ठीक है। किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, क्लियर है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। आगे आ जाओ।
अब राइबोसोम बने किसके होते हैं बेटा, याद करो, देखो राइबोसोम बने होते हैं बेटा आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक। और लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अच्छा, केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जा रही थी जो क्या थी, केंद्रिका थी, ठीक है। अब उस केंद्रिका ने क्या किया था भाई, इस आरआरएनए प्रोटीन को बनाया, और राइबोसोम किसके बने, इन्हीं आरआरएनए प्रोटीन को। तो सोचो कि अगर राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है तो मैं राइबोसोम को ये कह सकती हूँ प्रोटीन के फैक्ट्री। तो केंद्रिका क्या राइबोसोम को नहीं बना रही, क्या मैं केंद्रिका को राइबोसोम के फैक्ट्री नहीं कह सकती। तो बेटा केंद्रिका जो कि केंद्रक के अंदर होता है, क्या है ये, राइबोसोम की फैक्ट्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये है राइबोसोम की फैक्ट्री, क्यों, क्योंकि राइबोसोम को बना रही है। अब बेटा जो राइबोसोम होते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं, ठीक। एक होते हैं 70S प्रकार के और एक होते हैं आपके 80S प्रकार के। और याद रखना राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है और यूकैरियोटिक में भी, बाकी सारे कोशिकांग ऐसे नहीं है। अब राइबोसोम कितने तरीके से हैं, दो, 70 और 80। याद रखना 70S सिर्फ आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, ठीक है। अब 70 और 80 जो दोनों पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके किस में बेटा, यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक में 70 + 80 मिले। कुछ आपके कोशिकांग ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं बेटा, फिर भी अगर मैं आपसे बात करती हूं वो आपके यानी कि जो आपके कोशिकांग है, मैंने बोला ये कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें 70S जो राइबोसोम है और 80S ये दोनों नहीं मिलते हैं। कुछ कोशिकांग यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें सिर्फ आपके पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, ठीक है। जैसे आपको बताऊंगी कुछ कोशिकांग, एक एग्जांपल बता देती हूँ, हरित लवण। तो अभी हम आगे सबको पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 70S मिलते हैं प्रोकैरियोटिक में और 70-80 मिलते हैं यूकैरियोटिक में। अब ये 70-80 यहाँ पे साइड में लिखा होता है S। तो बेसिकली बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पे यहाँ पे S लगा दिया, क्योंकि जिन्होंने खोज की थी उनका नाम S से था, वरना बेसिकली इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कह देते हैं, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में जाके आप उसको पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है कि दो प्रकार से हैं, 70S एंड 80S। अब याद रखना कि जो 70S होते हैं इनकी भी क्या होती हैं, दो उपिकाई होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, दो उपिकाई होती हैं। इसकी होती है 50S और आपकी 30S। इनको प्लस नहीं करना है, कभी आप बोलो मैम ये तो 50, 60, 70, 80 हो गया, नहीं, प्लस नहीं करना है। ये दो इकाइयां हैं जिसमें से एक बड़ी इकाई होती है, एक आपकी छोटी इकाई होती है, ठीक है। वैसे ही बेटा 80S की जो इकाइयां होती हैं उपिकाई, एक होती है 60S और एक होती है आपकी 40S। यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 80S यानी कि भाई आपका जो है वो उनकी कौन सी दो इकाइयां हैं और 70S की। फटाफट से इसको नोट डाउन करो जल्दी से यहां से। हाँ जी, राइबोसोम, नेक्स्ट ठीक है बेटा। तो ये है आपके यहाँ पर राइबोसोम भी खत्म। बहुत आसान तरीके से पढ़ा दिया ना सारे का सारा। तो बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि बेटा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, केंद्र के पास पाई जाती है, शाखित होती है, जुड़ी एक दूसरे जुड़ी हुई है ना। और दो प्रकार से हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। वहीं पे जो आपकी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जो कि आपकी
चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वो लिपिड को बनाती है, जबकि आरईआर जो खुरदरी है वो प्रोटीन को बनाती है। ठीक है, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को बनाता कौन है? केंद्रिका, इसलिए केंद्रिका क्या है? राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि राइबोसोम जो होते हैं वो भी आपके दो प्रकार से होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, और उनकी भी दो इकाइयां होती है। क्लियर? बेसिकली इस चैप्टर में हम जानते हैं कोशिका क्या होती है, खोज किसने की, पूरी कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं, नहीं कोशिकांगों के बारे में। तो सबसे पहली चीज गाइज, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, कोशिका बता दिया है, कोशिका की खोज बता दी है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो हम पढ़ रहे हैं कोशिकांग को। तो बेसिकली कोशिकांग जो होते हैं वो होते हैं आपके कोशिका के अंग। क्लियर है? कोशिका के अंग। अब यहां पे एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के अंग कहां होते हैं भाई? अगर मैं बात करूं कोशिका द्रव्य की, ये आपकी कोशिका है, ये यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, और बेटा इसी कोशिका द्रव्य में आपका क्या है? यहाँ पे भाई मैंने बोला एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखाई दे रही है जो कि केंद्रक है, और सारे कोशिकांग इसी जेली जैसे जो पदार्थ जो है ये कोशिका द्रव्य है इसी में पड़े हैं। अब हमने लास्ट क्लास में बेटा कुछ चीजें जान ली थी कि भाई केंद्रक के पास में क्या पाई जाती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। क्लियर? यहाँ पे एक पर आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक, तो राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा आपका जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं आज की, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देन आपका गोल्जी काय एंड लाइसोसोम। ठीक है, आज हम इनको टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो बेटा हमारी कोशिका थी, ठीक है, यहां पर ये जो केंद्रक है मैंने बोला ये रहा कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका में कहीं पर क्या मिल रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हो ये जो एक कोशिका है, इस कोशिका में इस तरफ आपको एक संरचना दिखाई जा रखी है, जो कि संरचना कौन सी है? ये वाली संरचना है। ये जो संरचना है यहाँ पर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। आप अगर देख पा रहे हो ये केंद्रक दिखाया गया है, केंद्रक में साइड में अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये है गोल्जी काय, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से कोशिका में पड़े होते हैं। तो बात करूं बेटा अगर मैं यहाँ पे किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर? किसकी बात करूं? अगर मैं आपसे बात करती हूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, इसको बोला जाता है हिंदी में सूत्रकणिका। ओके, क्या बोला जाता है? सूत्रकणिका कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली बेटा आपका यहां पर, अब इसको ना कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी के अणु बनते हैं। क्लियर? एटीपी क्या होता है बेटा? बेसिकली एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है? क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरीके से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कह रहे हैं, वो भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एटीपी के अणु श्वसन की क्रिया के दौरान वहां पर बन रहे हैं, और हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें बेटा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में ही मिलती है। क्लियर है? ओके बेटा, अब यहाँ पे
एटीपी को जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसको? एटीपी को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा ये एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, ठीक है। कैसे होता है? मैंने बोला भाई यहां पर ये जो है आपका, ठीक है, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया, आप ध्यान से देखो, इसको देखने से पहले ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर एक तो आपको ब्लू कलर, यानी कि भाई बाहर से मैं बोलूँ वो ब्लू कलर का दिख रहा है, अंदर ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे जो आप इसको देख पा रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग लेयर्स ही हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो है कैसा है? दोहरी झिल्ली वाला ठीक है कोशिका। ये जो है अंदर से ना कुछ इस तरीके से होता है, क्लियर? ये है इसकी बाहरी झिल्ली, ठीक, ये है इसकी आंतरिक झिल्ली, ठीक है। और अंदर वाली झिल्ली पे आप देख रहे हो कहीं से ये ऐसे है, कहीं से उंगलियां सी बनी हुई हैं। तो बेटा उंगली के समान जो उभार होते हैं इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। अब पॉइंट का ध्यान रखना कि जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लियर है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या मिलता है? डीएनए, क्लियर, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लियर है। याद रखना कि सिर्फ हरित लवक, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लस आपका माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, इन्हीं में क्या मिलता है बेटा? खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक। आगे आ जाओ। अब यहां पे बेटा बात करते हैं राइबोसोम की। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा किस में पाया जाता है? हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक आपका कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? आपका क्या है भाई? यहाँ पे आपका एक कोशिकांग है। अब राइबोसोम तो किस में मिलता है बेटा? यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। लेकिन हमें सबको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब याद रखना यहाँ पे ये चीज कि जो ये आपके राइबोसोम यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें सिर्फ 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये भले ही यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम मिलते हैं वो सिर्फ बेटा आपके कौन से मिलते हैं? 70S प्रकार के मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका कहीं डीएनए होगा, ये कहीं कहीं पे इसमें क्या पड़े हुए हैं? राइबोसोम पड़े हुए हैं। ओके है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ना बेटा अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको विद्युत गृह कह देता है, ठीक है, साथ ही साथ कोई इसको कोशिका का ऊर्जा घर, कोई इसको बिजली घर, इन सब नामों से क्या होता है? इसको जाना जाता है। एंड ये पॉइंट इसलिए ताकि आप लोग बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आखिर यहाँ पर हमें इनको किस नाम से बुलाना है, तो इन सभी नामों से इसको बुलाया जाता है। क्लियर है? चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पूरा पता लग गया है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वहां पे श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी के अणु बनते हैं।
और हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में ही मिलती है। और साथ ही साथ याद रखना कि हमारी बॉडी को 90 लगभग यानी कि 90% एनर्जी जो है यहीं से मिलती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी संरचना को जान लिया है प्रॉपर तरीके से, क्या है किस तरीके से है। ठीक, अब यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा किसको पढ़ना, गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। ठीक है, ओके है, चलो ये कोशिका थी बेटा, इस कोशिका में ये केंद्रक था और यहां पर ये आपका कोशिका द्रव्य था। क्लियर, इसी के पास में इस तरीके से ये क्या मिल रही थी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और वहीं पे क्या मिल रहे थे, राइबोसोम। जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन होती है, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और वहीं पे ये है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये किसको बना रही थी बेटा, SER लिपिड को। क्यों, क्योंकि भाई इसके ऊपर राइबोसोम नहीं थे। जबकि अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि यहां पर ये जो आपका बेसिकली RER है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम बेटा किसको बनाता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो ये किसको बना रहा है बेटा, यहाँ पे प्रोटीन को बना रहा है। अब आपको याद है कि हमारी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये भी तो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड तथा प्रोटीन के। ठीक है, ओके है, चलो आगे बढ़े। अब आपने ये तो जान लिया कि भाई मैंने ये भी यहां तक बता दिया था कि बेटा ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, और ये भी लिपिड और प्रोटीन को बना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको लिपिड एंड प्रोटीन कौन दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब बेटा यहीं पर अगर मैं आपसे बात करती हूं कि यहां से यहां तक इसने पहुंचाया भी तो होगा किसी ने, आई कैसे होगी, बना तो वो रहे, बनाने का काम उनका है ना, लेकिन कोई लेकर भी तो आ रहा होगा। जैसे होटल में शेफ जो होते हैं वो खाना बना सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपके पास लेकर कौन आता है, जो वेटर होता है ना। तो ये मान लो अब यहाँ पे ये बन तो गया है, यहाँ प्रोटीन यहाँ पे लिपिड, लेकिन लेकर कौन आएगा इस तक। तो होता क्या है, गोल्जी का यहां से बेटा इस एक तरीके से एक रिक्तिका बनती है, इधर से एक रिक्तिका बनती है। ठीक, गोल्जी का जो पाया जाता है बेसिकली वो इस जगह पर। ठीक है, सेम इधर। ठीक, ये गोल्जी का है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रही है भाई, ये है गोल्जी बॉडी। अब याद रखना कि जो गोल्जी काय होता है इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, यानी कि गोल्जी एपरेटस। ठीक है, कोई इसको गोल्जी काय कह देता है, तो इन सब नामों से ये जाना जाता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे भाई यहाँ पे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसने किसको बना दिया, लिपिड को। इसने बना दिया भाई यहाँ पे तुम्हारे प्रोटीन को। यहां से क्या हुआ, एक रिक्तिका बनी इस तरीके से। ठीक, अब सोचो जो अगर हमें कहीं घूमने जाना है, घूमने हम जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, सबसे पैकिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब सोचो दिल्ली में हो, गोवा जाना, तो क्या करोगे, सबसे पहले सामान पैक करोगे ना, हाथ में लेके थोड़ी ना जाओगे।
तो वैसे ही इसका काम क्या है, पैकेजिंग का। ठीक है, अब ये पैक किसको करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। तो बेटा यहीं से ये जो हमारी RER है, यहां से जो रिक्तिका बनी है, ये मान लो इसका बैग है, यहां से जो प्रोटीन बना है वो उसके अंदर गया, यहां से जो लिपिड बना है वो उसके अंदर गया। अब ये क्या होता है, यहां से इस तरीके से, है ना। अब जैसे हमने पैकिंग तो कर ली, अब हम क्या करेंगे भाई, रास्ते में जाएंगे, है ना। अब किसके थ्रू जाएंगे, गोवा डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाओगे, क्या करोगे भाई, कुछ फ्लाइट पकड़ोगे या फिर ट्रेन से जाओगे। वैसे ही इस प्रोटीन को और इस लिपिड को यहां से यहां तक आने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। तो ये जो गोल्जी का है, यहाँ पे ये रिक्तिका आई, इसने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, इस तरीके से आगे पास होता रहता है और लास्ट में यहां पर आ गया। यानी कि दूसरा काम क्या हुआ, परिवहन, है ना। ठीक है, और लास्ट में आके यहां पर अब पहुंच चुके हो गोवा, क्या करोगे भाई, बैग खोलोगे, घूमने जाओगे सीधा। तो वहां पर ये भी यहाँ पे आके अपना क्या कर देगा, पूरा जो इसका पैक है, ये जो रिक्तिका बनी है फट जाएगी, यहां पर जो प्रोटीन था वो बाहर आ जाएगा, यहां पर जो आपका लिपिड था वो बाहर आ जाएगा। यानी कि तीसरा काम क्या हो गया इसका, श्रावण का। ठीक है, तो 3 काम है इसके, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट कि ये किस कोशिकांग को बनाता है, तो याद रखना लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को भी कौन बनाता है, यही गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण जिसको हम कह देते हैं, इसी को बनाता है। क्लियर है यहां तक ये कहानी। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी तक, हमने भाई सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, जहां पे हमने देखा कि भाई वो एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ये उसकी बाहरी झिल्ली, ये है आंतरिक झिल्ली, जिसमें उंगली के समान जो हमें संरचना दिखाई दे रही है वो है क्रिस्टी, राइबोसोम पाए जा रहे हैं और उसमें खुद का डीएनए। याद रखना कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सिर्फ इन तीनों में ही खुद का डीएनए होता है, बाकी किसी में खुद का डीएनए नहीं होता। और राइबोसोम की बात करें, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक 2 ही कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका होने के बावजूद भी सिर्फ 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखना। देन हमारा गोल्जी काय को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो प्रोटीन और लिपिड को बना दिया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उनको पहुंचाएगा कौन, तो गोल्जी काय, जो कि अपने आप में कोशिकांग है भाई। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, जिसने किसका काम किया, पैकेजिंग का। पैक किसको किया, लिपिड और प्रोटीन को, फिर परिवहन करने के लेकर गया उनको, एंड लास्ट में वो क्या थी, रिक्तिका फट जाती है, यानी कि श्रावण का काम। और आपका जो लास्ट में जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको क्या मिल जाता है, प्रोटीन, और लिपिड जो है बेटा वहां पे वो उसको मिल जाता है। ठीक है, और इसने लाइसोसोम को बनाया। नेक्स्ट हमारा यहीं पे स्टार्ट हो जाता है लाइसोसोम। ठीक है, अच्छा, लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम जो है बेसिकली इसको बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती की थैली। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो जब भी हमारे घर में कोई बेकार सामान होता है, जब दिवाली की सफाइयां होती हैं, क्या घर में कोई बेकार सामान रखते हो, नहीं, सब फेंक देते हो। वैसे ही बेटा जो हमारी सेल होती है, ठीक है, वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती है। ठीक है, यानी कि जो बेकार होता है उसको हटाती रहती है। तो लाइसोसोम कुछ ऐसा ही काम करता है। लाइसोसोम जो है बेसिकली ये हमारा जो क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों बोला है, क्योंकि ये खुद से खुद को खत्म कर देता है ना, और पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। हुआ क्या कि भाई मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ये रही अंत्यप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, RER वाली, इधर है आपकी SER, ठीक, यहाँ पर है आपका गोल्जी बॉडी, सेम इधर बना दिया। मैंने बोला इधर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। अब हुआ क्या, कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कारण हुआ कि भाई जो कोशिका में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था हल्का सा टूट गया, या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, साथ साथ धीरे धीरे और कोशिकांग भी टूटना शुरू हो गए। तो भाई ये यहाँ से हट गया। एक टाइम आएगा कि जब कोशिका के सारे जो अंग है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये जो लाइसोसोम है ये इस पूरी कोशिका को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि वो नहीं चाहता कि कोशिका के अंदर कोई भी जो बेकार पदार्थ है वो वहां पर रहे, तो उसने क्या किया, सबको हटा दिया। अब सोचो कि यहां पर ये सेल है, ठीक है, ये रही यहाँ पे सेल। मैंने बोला ये वो कोशिका थी जो ठीक से काम नहीं कर रही थी और लाइसोसोम ने इसको हटा दिया। ठीक है, फट गई, ये यहाँ से खत्म हो गई।
अब यहाँ पे रहकर ये जगह ही तो घेर रही है। अब याद करो, मैंने बताया था कि जो पुरानी कोशिका होती है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था कि पुरानी कोशिका जो होती हैं वो क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, डिवीजन करेंगी और उसी के साथ वहां पर क्या कर देंगी, नई कोशिकाओं को बना देगी, है ना। तो पुरानी कोशिकाएं जो होती है वही तो नई कोशिकाओं को बनाती है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भाई ये जो थी सेल ये यहाँ से हट जाएगी, इसकी जगह पर कौन आएगी, एक नई सेल आना शुरू हो जाएगी जो ठीक तरीके से काम करेगी। तो वो जगह घेरी थी उसको हटा दिया। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है क्या, कि कोशिका की आत्मघाती की थैली। बस सिंपल सा पॉइंट क्लियर है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है भाई, जो हमारी सेल थी बेसिकली, सेल में देखो हमने कितनी चीजें पढ़ लिया। यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया, न्यूक्लियस को, केंद्रक को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है। अब हमारे कुछ कोशिकाएं बचे हैं, मैं बता देती हूँ कौन कौन से। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आपका याद रखना कि पादप भी किसके बने, कोशिका से। तो अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है राजधानी यानी कि वैक्यूल। ठीक, आपका तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। ठीक, आपका लवक यानी कि प्लास्टिड। ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर ये एनिमल में मिलेगा, सिर्फ एनिमल सेल, जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में, ये भी पादप कोशिका में। अब एक चीज ध्यान रखना है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या नोट करके लिखना है, गोल्जी काय जो होता है, यानी कि आपका जो गोल्जी बॉडी है बेसिकली, ठीक है, ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैम क्या ये प्लांट सेल में नहीं मिल रहा है, पादप कोशिका में नहीं मिल रहा है? मैं बोलूंगी मिलेगा। अब दो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगी, बताना क्या कुछ डिफरेंस है। मैंने बोला यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, एक इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इस वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई देगा भाई। यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है उनका, लेकिन यहाँ पे देखोगे कोई इस तरफ पड़ा हुआ है, कोई उस तरफ पड़ा हुआ है। तो गोल्जी काय जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और इस तरीके से पाया जाता है। पादप कोशिका जो होती है वहां पर भी ये पाया जाता है, लेकिन किस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से। और पादप कोशिका में हम इसको गोल्जी काय नहीं कहते हैं, प्लांट सेल में अब हम इसको क्या कह देंगे, डिक्टियोसोम। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके लिखना। काफी बच्चों को लगता है कि गोल्जी बॉडी ही प्लांट में मिल रहा है, लेकिन पादप में हम उसको डिक्टियोसोम कह देते हैं, बच्चों को पता नहीं होता डिक्टियोसोम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, सारा इसको स्पेशल नोट करके लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है, 11th वाले बच्चों को भी नहीं पता होता है, बट तुम्हें पढ़ना है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया। डायग्राम आप एज इट इज अपनी कॉपी बनाएंगे, एक एक कोशिकाओं को अलग कलर, जो आपका कलर पेन है उससे दिखाएंगे। ठीक है, होमवर्क मैंने दे दिया है बेटा, होमवर्क का लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट आपका वीक से हमारी होंगी लाइव क्लासेस, तो हम मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो करते हैं यहीं पे हमारे टॉपिक को खत्म। छोटा सा टॉपिक था, पूरा पढ़ लिया है बहुत आसान तरीके से, और चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।